नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप में। तो साथियों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उसके बाद हमने हरिपुरा सेशन, त्रिपुरी क्राइसिस और फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की थी। तो नेशनल मूवमेंट की सीरीज़ में ये अगली वीडियो है, और इस वीडियो में बेसिकली हम चर्चा करेंगे अगस्त ऑफर के बारे में, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जो कि 1940 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने इंट्रोड्यूस करवाया था। यानी एक तरीके से प्रपोजल दिया था आईएनसी को और इंडियंस को। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगस्त ऑफर के रिएक्शन में कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह। यानी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में या उसके जवाब में कांग्रेस ने महात्मा गांधी की अध्यक्षता में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ये भी 1940 में हुआ था। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे ही एशिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता रहा, और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ बार बार, साथ साथ अमेरिका और रशिया बार बार जब ब्रिटेन को इस बात के लिए प्रेशराइज़ कर रहे थे कि भाई आपको किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह से इंडियंस का सपोर्ट इस वर्ल्ड वॉर में लेना है, तो उसको लेके फिर ब्रिटेन से एक मिशन इंडिया भेजा गया था 1942 में, जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। तो इस मिशन के कुछ एक विशेषताएं जो हैं उनकी चर्चा करेंगे कि क्रिप्स मिशन को भेजा गया तो इसमें कितने मेंबर्स थे और किसने इसको लीड किया था। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं अगस्त ऑफर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अगस्त ऑफर की बात करें तो मार्च, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं। मार्च 1940 में क्या हुआ था, बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। ठीक है, बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस का क्या हुआ, एक सेशन हुआ था। कब? मार्च 1940 में। और इस सेशन को लीड किया था, यानी इस सेशन की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक, इस सेशन में कांग्रेस ने अपने कुछ डिमांड्स रखी थी ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के सामने। तो वो डिमांड्स क्या थी? तो सबसे पहली डिमांड ये थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो ये चाहती थी कि जो ब्रिटिश सरकार है भारत में, यानी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, वो क्या करे, एक इंटरीम नेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दे सेंट्रल लेवल के ऊपर। इंटरीम नेशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जब तक कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकल जाए, या वर्ल्ड वॉर जब तक चल रहा है, तब तक भारतीय सदस्यों से बनी हुई एक अस्थायी सरकार की स्थापना की मांग आईएनसी करती है अपने रामगढ़ सेशन में, जिसको प्रिसाइड या जिसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो पहली डिमांड ये रखी, और इस डिमांड के साथ ही कांग्रेस ने ये कहा कि अगर अंग्रेजी सरकार हमारी इस डिमांड को मान लेती है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसको फुल सपोर्ट करेंगे और उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद में पूना में ही इसी साल जुलाई के महीने में कांग्रेस ने फिर से अपनी इस बात को दोहराया, जिसको पूना रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो सेम ये आइडिया रिपीट किया गया था पूना रेजोल्यूशन में 1940 में। पूना रेजोल्यूशन में कौन सा आइडिया रिपीट किया गया? यही वाली बात कि भाई अगर ब्रिटिश इंडिया के अंदर एक इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दें, यानी भारत में एक अस्थायी सरकार की, एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दें, तो भारतीय दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से बैकग्राउंड है किसका, अगस्त ऑफर का। बैकग्राउंड में हमने क्या देखा कि भाई बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, और इस सेशन को लीड किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और इसी सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी एक बात रखी कि अगर ब्रिटिश सरकार एक नेशनल इंटरिम गवर्नमेंट की, यानी एक राष्ट्रीय अस्थायी सरकार की स्थापना कर देती है जो भारतीयों से बनी हुई हो, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजी सरकार को अपना समर्थन देने को तैयार है। और फिर कांग्रेस ने अपनी इस बात को दोहराया जुलाई के महीने में साल 1940 में पूना के अंदर, सेम टू सेम यही। तो देखते हैं कि इसका ये जो डिमांड रखी थी आईएनसी ने ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के सामने, उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, यानी ब्रिटिश सरकार इसको लेके फिर क्या स्टेप उठाती है। तो उसको देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा डिटेलिंग अगस्त ऑफर की। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि भाई जो अगस्त ऑफर है या अगस्त प्रस्ताव है, ये 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया था। ठीक है,
8 अगस्त 1940 को इस ऑफ़र को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, किसने किया था? तो उस समय के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। तो उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त ऑफ़र को या अगस्त प्रस्ताव को 8 अगस्त 1940 को पेश किया था। अब सवाल उठता है वायसराय कौन है? तो साथियों, जैसे गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक है, उसी तरह उसी पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया था। ये नाम कब चेंज किया गया? तो ये नाम चेंज किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। 1862 में जब अगला अधिनियम आया तो हमने ये देखा कि जो भारत की सत्ता है वो सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की जो महारानी है, या ये कहें कि ब्रिटेन की जो राजशाही है, उसके पास ये सत्ता हस्तांतरित हो जाती है। सो द पावर वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। कब? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जैसे ही ये नया कानून आया और ये पावर ट्रांसफ़र हुई तो गवर्नर जनरल की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया और एक नई पोस्ट बनाई गई वायसराय। ठीक है, तो जो लास्ट गवर्नर जनरल थे उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, और यही आदमी 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे भी गवर्नर जनरल था। और जब नया कानून आया, पावर ट्रांसफ़र होगी और इंडिया के मामले में सारे के सारे फैसले लेने की जिम्मेदारी और हक जब ब्रिटिश क्राउन को मिल गया तो इसी इंसान को पहला वायसराय बनाया गया था। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सो लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वायसराय बनने से पहले लॉर्ड कैनिंग। और पहला वायसराय कौन था? तो पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है। तो इसी तरीके से टाइमली जो है अलग अलग लोगों को वायसराय बनाया जाता था। अब वायसराय एक लाइन में अगर समझे तो इसका मतलब क्या होगा? वायसराय का मतलब ये होगा कि ये जो इंसान, इस पोस्ट के ऊपर जो इंसान बैठेगा जिसे ये पोस्ट दी जाएगी, वो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव भारत में माना जाएगा किसका? अंग्रेजी हुकूमत का। सो लॉर्ड लिनलिथगो वाज द वायसराय एट दैट टाइम एंड ही अनाउंस्ड द अगस्त ऑफर ऑन 8 अगस्त 1940। अब इसमें क्या क्या प्रपोजल्स रखे गए थे? सो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया थी? ब्रिटिश रिजेक्टेड द कांग्रेस डिमांड। कांग्रेस की डिमांड को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस की डिमांड क्या थी? कि भाई अगर आप नेशनल इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दें तो हम आपको वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करेंगे। तो अंग्रेज़ी सरकार ने क्या किया? उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, मानने से मना कर दिया। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में कुछ प्रपोजल्स रखे गए इंडियंस के सामने। तो वो प्रपोजल्स क्या थे वो देखते हैं। तो कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं अगस्त ऑफर के जिनके ऊपर फोकस करते हैं। पहला मेन पॉइंट क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो ने पहली बात ये रखी कि भाई इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि जो भारतीय हैं वो भारत के आंतरिक मामलों के संदर्भ में फ्री हैं। ठीक है, और वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। लेकिन इंडिया यानी कुछ एक सब्जेक्ट्स को लेके इंडियंस को थोड़ी फ्रीडम दे दी गई ताकि आधा रूल वो चला पाएँ, और फॉरेन अफेयर्स को लेके यानी जो विदेशी मामले हैं उनको लेके सारी की सारी पावर्स ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास रहेगी। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि एक तरीके से आधा राज भारतीयों का और आधा राज अंग्रेज़ों का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उनके पास में डिफेंस का मसला था। ठीक है, इस सब्जेक्ट के ऊपर सारे लॉज एंड रेगुलेशन इन्हें फ्रेम करने थे। इंडिया के अंदर जो करेंसी थी उसका मॉनिटरिंग और उसके फ़्लो को इंश्योर करने की जिम्मेदारी इन्होंने अपने पास रखी। और इंडिया के दूसरे देशों के साथ में रिलेशन कैसे होंगे यानी फ़ॉरेन रिलेशन कैसे होंगे, इस चीज़ को डिटरमाइन करने का जो राइट है ये भी ब्रिटिश सरकार ने अपने पास में रखा। किन के साथ ट्रीटी करेंगे तो यह अधिकार भी अंग्रेज़ों ने अपने पास में रखा। तो एक तरीके से डोमिनियन स्टेटस कहने के लिए डोमिनियन स्टेटस था। सही मायने में ये स्टेटस देने के बाद भी इंडियंस के पास में इतनी आज़ादी नहीं होती या इतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो फ्रीली अपने फैसले खुद ले पाएँ। तो पहला प्रपोजल क्या दिया कि भाई हम इंटरिम गवर्नमेंट तो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते लेकिन इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे, वो भी कब? युद्ध के बाद। अब युद्ध कौन सा चल रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब शुरू हुआ? सितंबर 1939 में। ख़त्म कब होगा? 1945 में। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने कहा कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा तो 1945 के बाद में हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। चलिए ठीक है, पहली बात हो गई।
दूसरी, इंडिया वुड बी अलाउड टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर, भारतीयों को ये हक दे दिया जाएगा अगर वो इस प्रपोजल को मानते हैं तो युद्ध के बाद में भारतीय अपना संविधान खुद से बना सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है अपने आप में अगस्त ऑफर का, क्योंकि अब से इससे पहले तक कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ब्रिटिश सरकार का रुख कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो फर्स्ट टाइम ये ऑफ़र ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया कि भाई युद्ध के बाद में यानी आफ्टर द वॉर जो इंडियंस हैं वो सामूहिक तौर पे बैठ के और पूरे भारत के लिए यानी भारतीय संघ के लिए या इंडियन यूनियन के लिए अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं। पर होगा कब? युद्ध के बाद। युद्ध से पहले या युद्ध के दौरान कुछ नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है। तीसरी बात क्या कही कि मोर इंडियंस वुड बी इंक्लूडेड इन द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी यानी वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों की भागीदारी हम सुनिश्चित कर देंगे। ठीक है। चलिए, अ वार एडवाइजरी काउंसिल वुड बी फॉर्म्ड, और एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा, और जितने माइनॉरिटीज़ हैं, जितने अल्पसंख्यक हैं भारत में, उन अल्पसंख्यकों के जो राइट्स हैं उनको क्या किया जाएगा? प्रोटेक्ट किया जाएगा। सो द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ वुड बी प्रोटेक्टेड। तो ये 4-5 बातें हैं। ठीक है। अगर इन बातों को मान लेते हैं तो इन बातों को मान लिया जाए तो मतलब आगे कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं। और इसके साथ ही एक बात ये कही कि इन बातों के आधार पे भारतीयों को क्या करना चाहिए? भारतीयों को ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो देखिए साथियों, ये अगस्त प्रपोजल में कुछ एक बातें रखी गई। बात नंबर 1 क्या रखी गई कि भाई डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन कब? युद्ध के बाद में। दूसरी बात क्या रखी गई कि इंडियंस को जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की बात मतलब आज़ादी दे दी जाएगी, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी यानी वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल कर लिया जाएगा, बट एग्जैक्ट नंबर का आइडिया हमें नहीं है। और क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल फ्रेम की जाएगी, यानी एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है। और जितने माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इस आधार पे भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए। सो ऑल दीज वर दी प्रपोजल्स दैट वर गिवन बाय लॉर्ड लिनलिथगो टू द इंडियंस, और दीज प्रपोजल्स वर सेटअप इन फ्रंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सारे के सारे जो प्रपोजल्स हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने रखे गए, या ये कहें कि भारतीयों के सामने रखे गए मानने के लिए। ठीक है। अब देखते हैं कांग्रेस का रुख क्या रहता है इसको लेके। तो कांग्रेस का रिएक्शन क्या था? जवाहरलाल नेहरू साहब ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। नेहरू रिजेक्टेड इट, और इन्होंने क्या कहा कि जो डोमिनियन स्टेटस है वो क्या है? एक पोस्ट डेटेड चेक है, यानी अब यूज़फुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1929 का लाहौर सेशन हमारे जहन में होना चाहिए। 1929 का जो लाहौर सेशन था उसमें क्या बात कही गई थी? उसमें सिंपल सी ये बात कही गई थी कि भाई अब इंडियंस को जो है ना डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, तो बल्कि क्या होना चाहिए? इंडिया जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने वाला है। ठीक है। ब्रिटिश सरकार के सामने कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की बात उन्होंने रखी थी कि अब हम सिर्फ और सिर्फ पूरी आज़ादी लेके ही मानेंगे, हमें डोमिनियन स्टेटस से मतलब नहीं है। तो 1929 के लाहौर सेशन, जिसे खुद जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था, जिसकी अध्यक्षता की थी, इसी सेशन में डिसाइड किया गया था कि अब हम डोमिनियन स्टेटस की बात ही नहीं करेंगे। और अगस्त ऑफर में क्या किया गया? पहला प्रपोजल ही ये दिया गया कि भाई इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। तो नेहरू साहब ने अगस्त प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा कि भाई ये है क्या? ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, यानी एक ऐसा चेक है जिसकी तारीख, जिसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। मीन्स दिस डोमिनियन स्टेटस was not so useful for us now. Why? Because they already rejected this proposal in the year 1929 during the Lahore session that was organized on the bank of the river Ravi. रावी रिवर के किनारे 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो लाहौर सेशन हुआ उसी में इस बात को ख़त्म कर दिया गया था। तो नेहरू साहब ने क्या कहा कि भाई डोमिनियन स्टेटस ये क्या है? ये हमारे लिए एक पोस्ट डेटेड चेक है। ये स्टेटमेंट हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और कांग्रेस का क्या मानना था? कांग्रेस का ये मानना था कि भाई इस अगस्त प्रस्ताव में कहीं पे भी पावर तो हमें दी नहीं गई, तो किसी भी तरीके की कोई रियल पावर इमीडिएटली, भाई ज़रूरत उनको है तो वो कुछ ना कुछ अच्छा कोई बढ़िया स्टेप उठाएंगे, तो ऐसा कोई स्टेप उठाया नहीं गया। तो कांग्रेस ने इसलिए भी इसको रिजेक्ट कर दिया था।
और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई ये जो अगस्त प्रस्ताव है ये क्या है, ये कुछ नहीं है, इसकी वजह से इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में जो गैप है अभी ये और बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों का अब कोई औचित्य नहीं है। दीज थिंग्स आर मीनिंगलेस at that time. So that is why the INC as well as the major leader of the INC they rejected the proposal that was given by Lord Linlithgow, ठीक है, on 8th of August 1940। तो इस प्रपोजल को कर दिया गया साथियों रिजेक्ट। अब अगस्त प्रस्ताव के प्रपोजल को जब INC ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया। मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया कि ठीक है माइनॉरिटीज़ के राइट को आप प्रोटेक्ट करोगे, और लीग जो था वो इंडियन मुस्लिम क्लास के रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करती थी कि भाई सारे के सारे भारतीय जो मुसलमान हैं हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो माइनॉरिटीज़ के राइट को लेके तो मुस्लिम लीग खुश हुई थी, लेकिन इस ऑफर में कहीं भी सेपरेट नेशन की बात नहीं की गई थी कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी को एक दूसरा इलाका, दूसरी टेरिटरी दी जाए। तो जब ये बात नहीं रखी गई और कोई क्लियर कट प्लान नहीं रखा गया आने वाले टाइम का, सो दैट इज़ वाई मुस्लिम लीग ऑल्सो रिजेक्टेड द अगस्त प्रपोजल। तो लीग ने भी अगस्त प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। इसके अगेंस्ट में आईएनसी ने क्या किया, आईएनसी ने स्टार्ट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह की अगर बात करें साथियों तो ये बेसिकली 2 फेजेज़ में शुरू हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करें तो ये 2 चरणों में शुरू होता है। और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो भाई इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड इंडिया इन द वॉर विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स। बिकॉज ऑफ दिस महात्मा गांधी स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्यों शुरू किया महात्मा गांधी जी ने, तो पहली चीज़ तो ये कि हु स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह, महात्मा गांधी स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक, इसलिए की थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना भारतीयों से कोई सलाह मशवरा किए, बिना कोई डिस्कशन किए अचानक से एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ेगा। और उसी के विरोध में 1937 के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुए, तो उसके बाद 1939 में कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन भी किया था। ठीक, तो अगस्त प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद में आईएनसी ने क्या किया, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी दे स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह। और ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था ये 2 फेजेज़ में होता है। ठीक है, तो इस व्हाट वाज, अब ये था क्या इंडिविजुअल सत्याग्रह, अगर इसको देखें तो क्या है ये, तो कोई बहुत बड़ा मास मूवमेंट नहीं करना था, बल्कि इंडिविजुअली एक लीडर को नॉमिनेट किया गया था कि आप जो हैं वो पहले सत्याग्रही हैं, आपके बाद ये जो अगले लीडर हैं ये सत्याग्रही होंगे। तो इस तरीके से करके 5-6 लोगों को क्या किया गया, इन 5-6 लोगों को इंडिविजुअल सत्याग्रह करने के लिए नॉमिनेट कर दिया गया या सिलेक्ट कर दिया गया था। ठीक, पीसफुल मूवमेंट होना था पर कोई मास मूवमेंट नहीं होना था। ठीक है, यानी कोई भारी जन सैलाब वाला आंदोलन नहीं था, बल्कि क्या था, तो किसी तरीके का मतलब मास मूवमेंट, यानी कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं होना था। हर एक इंसान को क्या करना था, एंटी वॉर स्पीचेस देनी थी, यानी युद्ध के खिलाफ हो या युद्ध में भागीदारी के खिलाफ, या फिर अंग्रेजी सरकार ने जो बिना पूछे फैसला ले लिया था भारतीयों को युद्ध में शामिल करने का, उस सब के खिलाफ क्या करना था, स्पीचेस देनी थी। तो कब स्टार्ट हुआ ये, तो ये 17 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और है क्या, इट वाज वेरी लिमिटेड एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। ये बहुत सीमित होना था, इसका दायरा बहुत सीमित होना था, क्योंकि एक बड़ा मास मूवमेंट नहीं था, कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं था। और साथ ही साथ ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट होना था, शांतिपूर्ण तरीके से एक विरोध प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं इसमें, सो ओनली सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेटेड, जिन्हें सेलेक्ट किया गया है उन्हीं को इसमें पार्टिसिपेट करना था। इसका एम या पर्पज़ क्या था, तो ब्रिटिश की जो वॉर पॉलिसी थी उसका विरोध करना था। अंग्रेज़ों की जो युद्ध से जुड़ी हुई नीति थी, कौन से युद्ध से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई जो नीति थी उसको अपोज करना था। और साथ ही साथ क्या दिखाना था, टू शो दैट इंडियंस वांट फ्रीडम, ये बताना था कि भारतीय सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहते हैं, वो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते हैं, बल्कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही इसका मकसद क्या था, वॉयलेंस को अवॉइड करना, हिंसा की स्थिति को ना बनने देना भी इसका एक मकसद था। और कोई बहुत बड़ा मास मूवमेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो स्टार्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं कौन सत्याग्रही थे। ठीक है, कौन कौन सत्याग्रही हैं। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट इज़, किसे बनाया गया,
जो पहले सत्याग्रही बने वो बने थे विनोबा भावे। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। सो विनोबा भावे वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे, चौथे नंबर पे प्यारेलाल थे, पाँचवें नंबर पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और छठे नंबर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस तरीके से करके सभी लोगों को जब जब जिम्मेदारी दी गई, उन लोगों ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की। तो 22 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और पहले सत्याग्रही बनाया गया था विनोबा भावे को, दूसरे सत्याग्रही बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को, तीसरे सत्याग्रही बने ब्रह्मदत्त, चौथे सत्याग्रही बने प्यारेलाल, पाँचवें सत्याग्रही बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और छठे सत्याग्रही बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस पूरे के पूरे मोमेंट के दौरान सिर्फ एकमात्र लीडर जो अरेस्ट हुए थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लगभग 2 से 3 महीने के लिए इन्हें अरेस्ट किया गया था। और आम लोगों की बात करें तो सेकंड फेज़ में, जो कि 5 जनवरी 1941 में शुरू हुआ, उस सेकंड फेज़ में ऑलमोस्ट 25,000 पीपल्स वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश पुलिस। क्योंकि ये लोग स्पीचेस देते थे तो लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, तो उन लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, ताकि लोग सुनने के लिए ना आए, तो ऑलमोस्ट क्या किया, लगभग 25,000 पीपल्स वर अरेस्टेड ड्यूरिंग द इंडिविजुअल सत्याग्रह बाय द ब्रिटिश पुलिस इन इंडिया। इवन द बिग लीडर्स की बात करें तो सिर्फ नेहरू साहब को इसमें जेल होती है। ठीक, अब हम एक अगली चीज़ देखने वाले हैं कि मुस्लिम लीग का जो पॉलिटिक्स करने का तरीका था, यानी जिन उद्देश्यों को लेके, जिन मकसद को लेके मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 में ढाका में अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब सलीमुल्लाह। तो मुस्लिम लीग किस तरीके से करके, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हुई जिनके चलते मुस्लिम लीग ने एक अलग देश बनाने का अपना मन बना लिया था, यानी एक अलग तरीके की राजनीति की उन्होंने शुरुआत की। तो उन चीज़ों को अगर देखें तो सबसे पहली बात यह है कि द अर्ली आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, कि एक अलग से मुस्लिम स्टेट हो, ये आइडिया दिया किसने? तो 1930 की बात है, इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का एक सेशन होता है। इसमें मोहम्मद इकबाल जो कि एक उर्दू कवि थे, उर्दू पोइट थे, इन्होंने सजेस्ट किया था क्या कि मुस्लिम शुड हैव ए सेपरेट नेशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या होना चाहिए, एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। और ये आइडिया किसने रखा था? इस आइडिया का, इस विचार का सुझाव दिया था एक उर्दू कवि ने जिनका नाम था मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये सुझाव कब दिया? ये सुझाव दिया था इलाहाबाद सेशन में, जो कि मुस्लिम लीग का सेशन था। कब? 1930 में। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इकबाल इज़ कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। इसलिए मोहम्मद इकबाल के बारे में कहा जाता है कि यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेपरेट मुस्लिम स्टेट का आइडिया प्रपोज किया था या सजेस्ट किया था। उसके बाद में एक और नाम आता है साथियों, चौधरी रहमत अली का, जिन्होंने पाकिस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया था। चौधरी रहमत अली एंड पाकिस्तान। तो 1933 की बात है, चौधरी रहमत अली ने नाम दिया था क्या? पाकिस्तान। की जो सेपरेट स्टेट बनेगा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उसका नाम क्या रखा जाए? उसका नाम रखा जाए पाकिस्तान। और इस बात को लेके उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था, और उस पैम्पलेट का जो टाइटल था वो ये था, नाउ और नेवर। कहने का मतलब क्या है कि अभी या फिर कभी नहीं। सो दिस पैम्पलेट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो उन्होंने क्या लिखा? किसने? चौधरी रहमत अली ने, जिन्होंने ये नाम पाकिस्तान नाम प्रपोज किया था। तो इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था, पैम्पलेट का नाम क्या था? नाउ और नेवर। और इस पैम्पलेट में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान किन टेरिटरीज़ को, किन इलाकों को लेके बनाया जाएगा। तो उसमें एक प्रोविंस था पंजाब, दूसरा था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, यानी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, जिसको अब अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, कि ये इलाका भी मिलाया जाए, कश्मीर को मिलाया जाए, सिंध को मिलाया जाए और बलूचिस्तान को मिलाया जाए। तो इन 5 प्रोविंसेस को मिला के पाकिस्तान बनाया जाए। ठीक है, ये सुझाव किसका था? चौधरी रहमत अली का। और इसी इंसान ने सबसे पहली बार सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए पाकिस्तान वर्ड का यूज़ किया था। ठीक, और एक पैम्पलेट लिखा था नाउ और नेवर। जबकि आइडिया या सजेशन कि एक सेपरेट स्टेट हो, ये आइडिया
देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था मोहम्मद इकबाल, जो कि एक उर्दू पोइट था जिसने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सेशन में 1930 में इस आइडिया को प्रपोज किया था या लीग के सामने रखा था, जिसको बाद में फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया गया था। तो इस तरीके से करके हमारे सामने एक सेपरेट स्टेट फॉर दी एंटायर इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, ये चीज़ हमारे सामने आती है। साथ ही साथ इस वर्ड का इस्तेमाल किसने किया ये भी हमारे सामने आता है। उसके बाद हम बात करते हैं 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन की। तो हमने पढ़ा था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कि प्रोविज़न है, किस बात का प्रोविज़न है कि भाई 1937 में प्रांतों में चुनाव करवाए जाए, यानी 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हो। और 1937 के जनवरी फरवरी महीने में ये जो चुनाव थे, प्रांतीय चुनाव यानी भारत के उस समय के राज्यों में के जो चुनाव थे ये संपन्न होते हैं, ठीक। और इन इलेक्शंस की अगर बात करें तो हमने ये देखा था कि 11 में से लगभग ज़्यादातर स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी या फिर कांग्रेस ने किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलजुल के एक सरकार बनाई थी। तो ऑलमोस्ट 11 में से 8 ऐसे प्रोविंस थे, प्रांत थे जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी। मुस्लिम लीग की जो सरकार थी, मुस्लिम लीग की सरकार 2 प्रोविंसेस में बनती है, एक तो बंगाल में और एक पंजाब में। और यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग की सरकार नहीं थी बल्कि एक कोलिएशन गवर्नमेंट थी, यानी एक गठबंधन की सरकार थी, यानी मुस्लिम लीग के साथ दूसरी पार्टी ने हाथ मिलाया तब जाके बंगाल और पंजाब में इनकी सरकार बनती है। तो देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो पहली चीज़ क्या है, मुस्लिम लीग का रोल क्या है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में किया गया था, ये बात हम सभी जानते हैं। इनिशियली यानी शुरुआती दौर में इट डिड नॉट स्ट्रोंगली डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री। शुरुआती दौर में इन्होंने एक अलग देश या अलग क्षेत्र की डिमांड की ही नहीं थी, ठीक है। टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, टर्निंग पॉइंट आया 1937 का इलेक्शन। क्यों, क्योंकि 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन में मुस्लिम लीग का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा पुअर, बहुत ज़्यादा ख़राब था और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 109 सीट्स जीती थी, कितने में से 492 मुस्लिम सीट्स में से। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग, तो ये साथियों ये अपने आप में एक ना इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट हो गया क्या कि भाई जो 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन थे उन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। इसी के चलते क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग के हेड थे उस टाइम, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अलग तरीके की राजनीति का रास्ता अख्तियार कर लिया। यानी मुस्लिम लीग ने क्या किया, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया। अगर वैसे देखा जाए फैक्टफुली तो 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं और हमने 1916 का लखनऊ पैक्ट भी पढ़ा था जिसको लखनऊ समझौता कहते हैं। तो उसमें हमने ये देखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों साथ मिल के काम करने को एग्री हो गए थे कि भाई बड़ा कोई मास मूवमेंट शुरू करें, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बड़ा मूवमेंट करें तो हम लोग सब साथ मिल के काम करने वाले हैं। तो इस 1916 के लखनऊ पैक्ट को कांग्रेस लीग पैक्ट यानी कांग्रेस लीग समझौते के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन टर्निंग पॉइंट बनता है ये 1937 का प्रोविंशियल इलेक्शन। क्यों, क्योंकि इसके बाद में लीग ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया था। अब चेंज कैसे किया कि लीग ऑल्सो स्टार्टेड टू फोकस ऑन दी कम्युनल पॉलिटिक्स। सांप्रदायिक राजनीति का रास्ता अपना लिया था मुस्लिम लीग ने। सांप्रदायिक या कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, एक ऐसी राजनीति जिसका बेस था रिलीजन, यानी धर्म के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन जो पॉलिटिक्स का तरीका अपनाया था मुस्लिम लीग ने, उसे कहा गया कम्युनल पॉलिटिक्स। तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी, इस पॉलिटिक्स के चलते क्या हुआ, मुस्लिम लीग को अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ा और उसके बाद में लीग अलग अलग तरीके से अपनी बातें रखने लगी। पहली बात क्या रखी, लीग ने ये क्लेम किया कि भाई जो मुस्लिम्स हैं अंडर द रूल ऑफ कांग्रेस दे वर नॉट सेफ, यानी मुस्लिम जो समुदाय है भारत का वो आईएनसी के लीडरशिप में या इनके रूल में सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लीग आईएनसी क्या कर रही है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका शोषण कर रही है, एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। सो आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन दे चेंज देयर एंटायर स्ट्रेटजी रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स एंड दे स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा और देखते हैं कि लीग का एक सेशन होता है इन दी ईयर 1940 और ये जो सेशन हुआ इसे लाहौर सेशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सेशन लाहौर में हुआ था।
और इसमें लीग ने अपने कुछ प्रस्ताव रखे थे, इसलिए इसको लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कुछ एक रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। वो रिजल्ट क्या हैं कि सेपरेट मुस्लिम नेशन की डिमांड जो थी वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होगी आफ्टर दी रिजल्ट ऑफ 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन। और फाइनली पाकिस्तान की डिमांड कर दी गई लाहौर सेशन में। तो ये लाहौर सेशन था क्या, कब हुआ और इसमें हेड कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, लाहौर सेशन को लीड किया था। एंड दिस सेशन वाज होल्ड ऑन 23 मार्च 1940 एट लाहौर। तो 23 मार्च 1940 में ये लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इस टाइम तक मुस्लिम लीग के एक तरीके से सुप्रीम लीडर बन चुके थे। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्या किया, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन क्या पास किया कि जो रेजोल्यूशन पास किया था उसमें उन्होंने डिमांड की किसकी, सेपरेट स्टेट की। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। और ये सेपरेट स्टेट हो किस तरफ, तो कहा कि नॉर्थ वेस्ट में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या बनाया जाए, सेपरेट स्टेट बनाया जाए। सेपरेट स्टेट बनाया जाए किसके लिए? मुस्लिम लीग के लिए। ये डिमांड किस रेजोल्यूशन में रखी या किस सेशन में रखी, तो मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन में ये डिमांड रखी थी। और इस लाहौर सेशन की अगर बात करें तो 23 मार्च 1940 में ये सेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था लाहौर में। और इसकी लीडरशिप, इसकी अध्यक्षता, इसको प्रिसाइड करने का काम किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इस तरीके से करके जो कहानी 1930 में शुरू हुई कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, उसके बाद 1933 में चौधरी रहमत अली ने जो बात रखी कि भाई जो नया सेपरेट स्टेट होगा एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा। तो वो कहानी लाहौर सेशन में आके एक तरीके से पूरी होती हुई दिख रही है कि भाई सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, ये डिमांड ने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ लिया था। और लीग के लाहौर सेशन में इस बात को एक तरीके से रख दिया गया था। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इस पूरे के पूरे लाहौर सेशन में कहीं पे भी ऑफिशियली पाकिस्तान वर्ड का यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बाद में ये जो लाहौर सेशन है ये बाद में फेमस किस नाम से हुआ, पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से। ठीक है, अब देखते हैं हम कराची में जो सेशन हुआ 1943 में, किसका, मुस्लिम लीग का। तो एक सवाल पूछा जाता है साथियों कि हु गेव दी टू नेशन थ्योरी, यानी जो दो राष्ट्र का सिद्धांत है वो किसने दिया था। सो दिस टू नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दी थी। और टू नेशन थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा क्या था, तो इसने कहा था कि भी हिंदू और जो मुस्लिम हैं वो दो सेपरेट नेशन हैं, सिर्फ दो धर्म नहीं है, दो अलग अलग धर्म ना होके हिंदू और मुस्लिम क्या हैं, ये दो सेपरेट नेशन हैं। तो पहली बार हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के बेस में, हिंदू और रिलीजन हो गया इस्लाम, हिंदू और इस्लाम के आधार पे क्या बनाए गए, दो स्टेट्स की डिमांड की गई कि अलग अलग स्टेट्स होने चाहिए, हिंदुओं के लिए हिंदू नेशन हो और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक मुस्लिम नेशन हो। सो दिस टू थ्योरी वाज गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग ड्यूरिंग दी कराची सेशन। अब कराची सेशन के बारे में बात करते हैं। तो 1943 में कराची सेशन हुआ था, किसका, मुस्लिम लीग का। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की थी। कुछ एक की पॉइंट्स अगर देखें तो मुस्लिम लीग ने प्रमोट किया था क्या, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का विचार मुस्लिम लीग ने बहुत बड़े पैमाने पे, बड़े ज़ोर शोर से पॉपुलर करने की कोशिश की थी। ठीक, और एक स्लोगन बनाया गया था, एक स्लोगन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिस स्लोगन को मुस्लिम लीग ने दिया था वो क्या था, डिवाइड एंड क्विट। ये स्लोगन जो था वो अंग्रेज़ी सरकार के लिए था। वो क्या था कि भाई बांटो और यहाँ से चले जाओ, भारत से चले जाओ, यानी हमें आज़ाद कर दो, और मतलब बांट दो पहले तो, और उसके बाद हमें आज़ाद करके यहाँ से निकल जाओ। सो दिस डिवाइड एंड क्विट वाज द स्लोगन दैट वाज बिकम वेरी पॉपुलर, ठीक है, ड्यूरिंग दी कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीग दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1943 एंड दिस सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में जो 1943 में कराची का सेशन हुआ, उसी में पाकिस्तान की डिमांड को बहुत स्ट्रांगली रखा गया। साथ ही साथ डिवाइड एंड क्विट इस स्लोगन को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया गया। मतलब क्या है, ब्रिटिश शुड डिवाइड इंडिया एंड लिव, कि भाई ब्रिटिश जो है वो भारत का बंटवारा कर दें और फिर इसे छोड़ के चले जाएं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और वन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। वो क्या है, क्रिप्स मिशन।
तो क्रिप्स मिशन की बात करें तो इसकी रूपरेखा, इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी पृष्ठभूमि जो है वो मैं आप लोगों के सामने पहले ही शेयर कर चुका हूँ। मैंने क्या बताया था कि भाई एक तरफ से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके ऊपर बार बार प्रेशर आ रहा था, किसका? जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश के साथ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल थे। और इसमें जो सबसे बड़ा प्रेशर था वो था यूएस और रशिया का। और वो बार बार ब्रिटेन को प्रेशराइज़ कर रहे थे कि भाई कैसे भी करके इंडियंस का सपोर्ट इस वॉर में बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, ये इस टाइम तक आते आते एक तरीके से एशिया में ही शिफ्ट हो गया था, ठीक है। और एक डर भी था कि भाई जापान की तरफ से कभी भी भारत के ऊपर हमला हो सकता है। तो ऐसे में एक मिशन भेजा गया था, और जो मिशन भेजा गया उसका हेड बनाया गया था सर स्टैफर्ड क्रिप्स को, ठीक है, जो कि ब्रिटेन का जो लोअर हाउस था उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन थे। सो क्रिप्स मिशन वाज सेंट बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन द ईयर 1942। 1942 में इसे भेजा गया था। बैकग्राउंड की बात करें तो क्या है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश नीडेड इंडिया सपोर्ट। दूसरे वर्ल्ड वॉर के टाइम अंग्रेजी सरकार को क्या चाहिए था? भारत का समर्थन। और ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, ठीक है। इस मिशन में मेंबर कितने थे? तो एकमात्र एक ही मेंबर थे और उनका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो अगर देखा जाए तो ये जो मिशन था ये 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा, यानी 22 मार्च 1942 को। कुछ किताबों में दिया गया है 23 मार्च 1942 को। तो 22 मार्च 1942 को ये भारत पहुंचता है, और उसके बाद में इसने इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी पार्टियों के साथ में बातचीत की, और फिर फाइनली अपना प्रपोजल अनाउंस किया। कब? 29 मार्च 1942, 29 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन ने अपना प्रपोजल अनाउंस कर दिया पूरे के पूरे इंडियंस के सामने। तो इसके मेन प्रपोजल की अगर बात करें, इस मिशन में क्या बात रखी गई उनको अगर देखें, तो सबसे पहली चीज़ तो वही थी कि आफ्टर वॉर क्या कर दिया जाएगा, इंडिया वुड गेट द डोमिनियन स्टेटस, कि युद्ध के बाद में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। चलिए ठीक है, इसको ऑलरेडी कांग्रेस जो है रिजेक्ट कर चुकी थी। कब? अगस्त प्रस्ताव में, ठीक। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी वो क्या थी कि अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान सभा ही भारत का संविधान बनाएगी। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्रिप्स मिशन का। अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारतीय बनाएंगे, यानी भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में होगा। और क्रिप्स मिशन में ये बात क्या कहेगी कि भाई एक संविधान सभा बनाई जाएगी, और वो संविधान सभा ही, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही क्या करेगी? फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान सभा भारत का संविधान बनाएगी। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिप्स मिशन का। लेकिन इस मिशन में जो सबसे बड़ी बात कहेगी वो ये कहेगी कि जो प्रोविंसेस हैं और जो प्रिंसली स्टेट हैं, यानी जो भारत के प्रांत हैं और जो रियासतें हैं, दे ऑल हैव द ऑप्शन कि अगर वो चाहें तो इंडियन यूनियन में शामिल हों। अगर वो चाहते हैं कि इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना है उन्हें, तो वो अलग हो सकते हैं और अपना खुद का संविधान बना सकते हैं। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट पार्टीशन को तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये लाइन एक तरीके से इनडायरेक्ट पार्टीशन यानी अप्रत्यक्ष विभाजन की समर्थक सी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट had given the right that if they are interested to go with the Indian Union तो ठीक है, और अगर वो इंडियन यूनियन से अलग होना चाह रहे हैं सो ये हक भी उनका है। और वो बात फिर रिपीट की गई कि माइनॉरिटीज़ वुड बी प्रोटेक्टेड, कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। और जब तक ये सारे काम नहीं हो जाते, यानी संविधान नहीं बन जाता, या और तब तक क्या होगा, जो डिफेंस है और जो पावर है वो किसके पास में रहेगी? अंग्रेज़ों के पास में रहेगी, ठीक। और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें इंडियन मेंबर होंगे। तो एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें क्या होंगे? भारतीय सदस्य होंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल फीचर्स की अगर बात करें क्रिप्स मिशन की, तो वो क्या है कि इंडियन गेट द राइट टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरीके से क्रिप्स मिशन के तहत भारतीयों को एक अधिकार क्या मिलता हुआ दिख रहा है कि वो अपना संविधान खुद से बना सकते हैं। चलिए ठीक है। फर्स्ट क्लियर प्लान फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसी मिशन में बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि भारत का संविधान भारत की संविधान सभा बनाएगी। तो ये क्लियर प्लान, एक क्लियर पॉइंट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडियंस के सामने रखा गया था।
अलाउड पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टीशन, लेकिन इसमें हमें कहीं ना कहीं विभाजन होने की शंका भी दिखाई देती है। किस आधार पे? कि भाई उन्होंने ऑप्शन रख दिया प्रिंसली स्टेट्स के सामने और प्रोविंसेस के सामने कि अगर आप चाहें तो इंडियन यूनियन में शामिल हो सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इंडियन यूनियन के साथ नहीं जाना है तो आप अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपना जब अलग हो जाएंगे तो आपको फिर अपना संविधान खुद से बनाना पड़ेगा। ये सारे के सारे कुछ एक स्पेशल फीचर्स थे क्रिप्स मिशन के। फाइनली दिस मिशन वाज ऑल्सो फेल्ड। ये मिशन भी असफल होता है, क्यों? क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की बात पे कांग्रेस एग्री नहीं थी किसी भी हाल में, और दूसरी बात ये थी कि इसमें भी, इस मिशन में भी कहीं पे भी सेपरेट पाकिस्तान की बात नहीं रखी गई थी। तो साथियों, इस तरीके से करके हमने कुछ एक अहम जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दूसरे साथियों के साथ इसे शेयर करें, और हमारा चैनल द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से करते हुए जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्विट इंडिया मूवमेंट और कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा करते हुए 1947 के एक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।